अच्छा भाई, ड्यूडेनम के बाद फूड जो है अब एंटर होगा किस में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ जेजुनम, और फिर इसके बाद ईलियम। हम इनको एक साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं। जेजुनम की जो लेंथ है वो होती है तकरीबन 2.5 मीटर्स, जबकि ईलियम की जो लेंथ है वो तकरीबन 3.6 मीटर्स होती है। ठीक है, यहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में, जिनको हम क्रिप्स ऑफ लिबरकुन भी कहते हैं। यहाँ ईलियम का जो म्यूकोजा होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है बेसिकली, वहाँ पर सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसमें म्यूकस सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं बेसिकली ये। फिर चीफ सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर इसके अलावा भी सेल्स होते हैं जिनको हम आर्जेंटाफिन और पेनीथ सेल्स कहते हैं। पेनीथ सेल्स और आर्जेंटाफिन्स जो है इनका तस्करा क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सेल्स हैं, तो इनको मैंने भी यहाँ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो जूस सिक्रीट होता है, या सिक्रीशन जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड की, उसको हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, और इसी को ही सकस एंट्राइकस भी कहा जाता है। इसकी पीएच 8.2 होती है। अब आप ये देखिए कि इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी जूसेस हैं, चाहे वो बाइल हो, चाहे वो पेंक्रियाटिक जूस हो, चाहे वो इंटेस्टिनल जूस हो, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब सकस एंटराइकस की जो कॉम्पोजिशन है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्शन करते हैं, और यहाँ आप कार्बोहाइड्रेट का जो है वो सीक्रेशन जो जो उसकी डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्शन करते हैं, और किसी हद तक इंटेस्टिनल लाइपेज जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है, लेकिन इंटेस्टिनल लाइपेज जो है ये भी यहाँ सीक्रेट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइडेजेस होते हैं और न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इस पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और इलियम में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, जेजुनम के अंदर और अपर पार्ट ऑफ इलियम के अंदर जो है वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर यहाँ एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेजेस हैं यहाँ पर, माल्टेज है जो माल्टोज शुगर के ऊपर एक्शन करेगा और इसको 2 ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर इसी तरह सुक्रेज है जो कि सुक्रोज के ऊपर एक्शन करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के ऊपर एक्शन करता है और इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। दीज ऑल आर मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, ये सारे के सारे 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं और ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं। ये डिफ्यूजिबल फॉर्म है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपने देखा कंप्लीट हो गया। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है डाइजेशन में, वो कौन सा ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत लंबा टाइम लेता है। फिर इसके बाद सेकंड जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसके अंदर जिनको हम कलेक्टिवली इरिप्सन कहते हैं। इरिप्सन की जो कॉम्पोजिशन है ये मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स होता है, जिसके अंदर कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस होते हैं, डायपेप्टाइडेजेस होते हैं एंड अमाइनोपेप्टाइडेजेस होते हैं। जो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस हैं और डायपेप्टाइडेजेस हैं ये एक्शन करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर और डायपेप्टाइड्स के ऊपर, और इनको सिंपल स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और अमाइनो पेप्टाइडेजेस जो हैं इन स्मॉलर पेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करने के बाद इंडिविजुअल अमाइनो एसिड को रिलीज करते हैं। तो मैंने यहाँ कलेक्टिवली लिखा है इरिप्सन पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्शन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद इंटेस्टिनल लाइपेज है जो कि इमल्सिफाइड फैट्स जो बाइल से इमल्सिफाई होकर आई थी, अब उनको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, और यहाँ पर फैट्स का डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, प्रोटीन का भी कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट हो गया और फैट्स का डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हुआ था डीएनए और आरएनए, वो अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेजेस जो एंजाइम्स हैं ये इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर और फॉस्फेट के अंदर। जब इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया, अलग हो गया है, तो अब ये न्यूक्लियोसाइड्स बन गए। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइडेजेस अगेन इन पर एक्शन करेंगे और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और फिर नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सी होती हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन होती है। ठीक है ना, और पेंटोज शुगर के अंदर इनको मतलब कंप्लीट इनको इन्होंने ब्रेक कर दिया है सिंपल यूनिट्स के अंदर, और अब ये डिफ्यूजिबल होते हैं और ये आसानी के साथ आपकी बॉडी में डिफ्यूज़ हो सकते हैं।
फिर इसके बाद हम ज़ाहिर है फूड खा रहे हैं तो उसके अंदर सेलुलोज भी है, हम ओमनिवोर्स हैं तो ज़ाहिर है हम कुछ ना कुछ प्लांट से भी लेते हैं, ग्रीन पार्ट भी खाते हैं तो वहाँ सेलुलोज होता है। तो क्या सेलुलोज जो है ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट होता है? तो ऐसा नहीं होता। सेलुलोज जो है वो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं ना उनके अंदर इसका डाइजेशन होता है, जैसे रैबिट है तो उसके सीकम के अंदर रैबिट के डाइजेशन होता है इसका, वहाँ बैक्टीरिया होते हैं और वो जो है सीकम में इसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो रूमिनेंट्स हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, काऊ हो गई, गोट हो गई, तो ये जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, ये इनके रूमन के अंदर स्टमक में एक पार्ट होता है रूमन, वहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन जो है वो होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इलियम के अंदर फूड एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन को मैं लेटर ऑन डिस्कस करने जा रही हूँ, अभी हम इसलिए कि डाइजेशन ही डिस्कस करें। तो फिर इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचेगा तो वहाँ से फूड एब्जॉर्ब हो चुका है जितना भी डाइजेस्टेड था। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये अभी बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है ना वो बहुत चौड़ा होता है, ये 6.5 सेंटीमीटर के करीब इसका डायमीटर होता है, काफ़ी चौड़ी होती है ये। यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया, सीकम है, कोलोन है एंड रेक्टम है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है वो अभी बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ठीक है ना, तो अब इसमें से यहाँ पर जो इसका वाटर कंपोनेंट है वो रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक, सबसे पहली शॉर्ट जो है वो सीकम होती है, ये जो है लोअर साइड पर होती है एब्डोमिनल कैविटी के, और यहीं से ही एक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी निकलती है जो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है तकरीबन ह्यूमन बींग के अंदर, जिसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये जो अपेंडिक्स है ये ह्यूमन बींग में नॉन फंक्शनल होती है, ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि दूसरे हर्बीवोर्स के अंदर यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना, अदर देन रूमिनेंट्स एंड रैबिट जो है वो जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनमें सेलुलोज का डाइजेशन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, अच्छा, फिर कोलोन सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पर जो सॉल्ट्स हैं, वाइटामिन हैं और वाटर है, ये इसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, ये सारा का सारा फूड से रीएब्जॉर्प्शन नहीं सॉरी एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड में से। जितना भी वाटर कंटेंट है वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और सॉल्ट्स भी और वाइटामिन भी। ठीक है ना, अब वाटर जो फूड था अनडाइजेस्टेड वो तकरीबन सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से ये रेक्टम की तरफ चला जाएगा। रेक्टम जो है वो लार्ज पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर अगेन जो वाटर रह गया है और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितना बाकी का पार्ट रह गया फूड का, दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड, और उसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये अब कन्वर्ट होगा बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। वहाँ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं फीकल मटेरियल के अंदर या फीसिस के अंदर, या जिसको हम स्टूल भी कहते हैं, इसके अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं और एनस के ज़रिए ये फिर आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है ईजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन की। हार्मोनल रेगुलेशन यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? तो इसको कुछ हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स तो उनको एक्शन कर रहे हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन हार्मोन्स जो हैं बेसिकली वो सारी सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। कौन सा एंजाइम कितनी क्वांटिटी में निकलेगा, किस वक्त निकलेगा, कितनी देर फूड को कहाँ रोकना है, इन सारी चीज़ों के लिए हार्मोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइवा जो है, एक तो उसका नर्वस कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स है, पैरासिम्पैथेटिक। कैसे आपने जैसे ही फूड रखा अपने मुंह के अंदर, जैसे ही वो टच करेगा ना आपकी ज़बान को, तो फ़ौरन से ही स्लाइवा की सिक्रेशन शुरू हो जाएगी। बल्कि इससे भी ज़्यादा, अगर आप सिर्फ फूड के बारे में सोचते हैं, आप सिर्फ इमेजिन करते हैं किसी भी फूड को, तो आपके मुंह में जो है वो पानी आ जाता है ना, तो स्लाइवा की सिक्रेशन होती है, तो नर्वस कंट्रोल होता है इसका। तो स्लाइवरी एमाइलेज ज़ाहिर स्लाइवा के अंदर होता है, तो वो फिर अपना एक्शन कर रहा होता है। इसी तरह से जो गैस्ट्रिक जूस है उसको नर्वस कंट्रोल है उसका एक तो। सेकेंडली वहाँ पर एक हार्मोन होता है जो कि पायलोरिक पार्ट है स्टमक का, वहाँ से सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन।
ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है बेसिकली ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। जितनी देर तक ये गैस्ट्रिन सिक्रीट होता रहेगा, फूड जो है वो वहाँ पर स्टमक में रहेगा और उसमें पेप्सिनोजिन जो है वो सिक्रीशन होती रहेगी और मिक्स होता रहेगा। ठीक है। अब जब प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फूड आगे की तरफ जा रहा है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत हैवी फूड खा लेते हैं, अब उसको ज़्यादा देर स्टोर करने की ज़रूरत है या प्रोटीन को ज़्यादा देर डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, तो इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए, मतलब जो फूड का आगे जा रहा है, पास ऑन हो रहा है, उसको स्लो डाउन करने के लिए एक दूसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एंट्रोगेस्टेरॉन। ये जो एंट्रोगेस्टेरॉन है बेसिकली ये इनहिबिटरी हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ये स्टॉप करता है, ये स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से फूड फिर ज़्यादा देर रहेगा स्टमक के अंदर। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और सिक्रीशन जो हमने देखी थी वो है बाइल जूस की सिक्रीशन। तो इसको एक हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है विच इज़ नोन एज कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, इसका एब्रिविएशन है CCKPZ। ठीक है। फिर इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस जो है ये CCKPZ यानी कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन प्लस एक और हार्मोन होता है सिक्रेटिन, ये दोनों मिलकर पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। सक्कस एंट्राइकस यानी कि इंटेस्टिनल जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एंट्रोक्राइनिन। ये एंट्रोक्राइनिन हार्मोन जो है ये इसकी सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। जहाँ पर भी सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, और जहाँ सिक्रीशन डिक्रीज होती है वहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपनी सिक्रीशन उसको रेगुलेट करता है।